हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डेली द हिंदू एनालिसिस में। तो आज यानी कि 31 मार्च 2025 के द हिंदू में क्या है खास, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इसके साथ ही हम लोग कल हमारा द हिंदू एनालिसिस मिस आउट हो गया था, तो 30 मार्च 2025 का भी जो द हिंदू एनालिसिस है वो हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इज फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार और थाईलैंड पूरी दुनिया में टॉक ऑफ द टाउन है, बट थोड़ी नेगेटिव वजहों से ट्रेजेडी हुई है यहाँ पे। म्यांमार अर्थक्वेक टोल क्रॉसेस 1600। तो लास्ट टाइम 29 मार्च के द हिंदू में हमने डिस्कस किया था कि कैसे म्यांमार और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया के दो नेबरिंग कंट्रीज में अर्थक्वेक आता है। पहले म्यांमार में आता है, आफ्टर दैट थाईलैंड में आता है, और हैवी लॉसेस दोनों कंट्रीज में देखने को मिलते हैं। नॉट ओनली ह्यूमन लॉसेस बट ऑल्सो इकोनॉमिक लॉसेस। हमने इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स, फेसबुक पे जो डिफरेंट वीडियोज वहाँ के लोगों के द्वारा अपलोड किए गए थे, देखा कि कैसे 26 फ्लोर की बिल्डिंग्स, 49 फ्लोर की बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हैं। तो इससे ना सिर्फ ह्यूमन लॉस हुआ बल्कि एक हाई क्वांटिटी में इकोनॉमिक लॉस भी हुआ। बट थाईलैंड इन द कंपैरिजन ऑफ म्यांमार, थाईलैंड एक रिच कंट्री है, वहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा आता है, तो वो इस लॉस को सफ़र कर जाएंगे। ह्यूमन लॉस को ओबियस सी बात है कोई सफ़र नहीं कर सकता। बट म्यांमार इज वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री ऑफ एशिया। एशिया का वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, दुनिया का भी है ना। दुनिया में भी जो सोमालिया है, अफगानिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, ऐसे कंट्रीज में इसकी रैंकिंग आती है। तो यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब थी। तो 29 मार्च को इन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे 144 लोग मारे गए हैं। ठीक है, बट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे म्यांमार ये जो डेथ टोल है उसको छुपा रहा है, क्योंकि म्यांमार में एज वी ऑल नो एक डिक्टेटरशिप है। तो डिक्टेटरशिप की सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि वहाँ कभी भी कू हो सकता है, जनता लोगों का डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हो सकती है। दैट इज भाई ये लोग नंबर्स को क्या कर रहे हैं, घटा के बता रहे हैं। उसके बाद अब दुनिया की तरफ से इन्हें एश्योरेंस दिया गया कि भाई कोई बात नहीं है, आपके यहाँ डिक्टेटरशिप है, उस चीज़ पे हम लोग आपको बाद में काउंटर कर लेंगे, बट आप एटलीस्ट हमें एक सही पोजीशन बताइए जिससे हम आपको ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड कर सके। तो इन्होंने फाइनली इनकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जिसको जुंटा बोला जाता है, उसने एक अप्रॉक्सीमेट करेक्ट आइडिया बताया है कि हमारे यहाँ पे कितने लोग मारे गए, और इन्होंने बताया हमारे यहाँ पे 1600 लोग मारे गए, और बहुत सारे 100 से ऊपर लोग मिसिंग हैं, 3400 लोग सेवियरली इंजर्ड हैं, और इकोनॉमिक लॉस तो भूल ही जाओ। इकोनॉमिक लॉस की प्रॉब्लम तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा डीपन है। अगर आप वहाँ पे देखो, वहाँ के लोगों के स्टेटमेंट देखो तो कुछ इस तरह हैं। वी कैन नॉट फाइंड हिम येट, आई ओनली हैव दिस चाइल्ड, आई फील सो हार्ट ब्रोकन, सैड मिन खेने 56 ए स्टाफ कुक एट द बिल्डिंग। इनका एक बच्चा खो गया है, मिन खीना नाम है, 56 ईयर की एक लेडी हैं। वो कह रही हैं कि मैं एक हार्ट ब्रोकन फील कर रही हूँ क्योंकि मेरा जो ओनली चाइल्ड है वो अभी तक मिसिंग है। अगर आप देखो, ही एट at my dining room and said goodbye, then he left and the earthquake happened. If he was with me, he might have escaped like me. उन्होंने कहा कि अगर वो मेरे साथ होता तो मेरी तरह क्या हो जाता, भाग जाता वो। ठीक है, और भी बहुत सारे स्टेटमेंट आए हैं भागे लोकल लोगों के। वी नीड एड, हमें मदद की ज़रूरत है। सैड थार आए 68 ए मांडले रेजिडेंट, वी डोंट हैव इनफ ऑफ एनीथिंग। सिंपल मतलब क्लियरली दुनिया को मैसेज दे रहे हैं बाकी सिटीजन्स कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें चाहिए एड, चाहिए हमें सहायता चाहिए दुनिया से। दैट इज वाई म्यांमार की गवर्नमेंट को इनवाइट करना पड़ा है पूरी दुनिया को कि वी नीड हेल्प। इसी बीच जब हेल्प की बात आती है तो इंडिया सबसे पहले आगे आता है, बिकॉज हमारे वैल्यूज हमारे ऐसे हैं कि हमारे जो इथिक्स ऐसे हैं कि हम सबसे पहले हेल्प के लिए पहुंच जाते हैं। और म्यांमार की हेल्प के लिए इंडिया ने सिर्फ कोई एक छोटी सी ह्यूमैनिटेरियन एड नहीं भेजी है, एक पूरा का पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्रह्मा। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत इंडियन नेवी
इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को म्यांमार में डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज अलॉट की गई हैं। हमारी पूरी डिफेंस फोर्सेज लगा दी गई हैं म्यांमार को इस क्राइसिस से बाहर निकालने के लिए। इंडियन आर्मी को भेजा गया है कि आप जाओ वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाओ एंड जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं उनको सेटअप करो और लोगों का ट्रीटमेंट करो। इसके अलावा एयरफोर्स को ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो ह्यूमैनिटेरियन एड इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी उसको आपको क्या करना है, आपको टाइमली प्रोवाइड करना है। सेम ड्यूटी इंडियन नेवी को दी गई है। तो इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो थॉरली म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ इंगेज कर रही है। और ये सिर्फ केवल ह्यूमैनिटेरियन एड देने तक की बात नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो म्यांमार की जुंटा के हेड हैं, जो अभी मिलिट्री डिक्टेटर्स कह सकते हो जिन्हें, जिनका नाम है ऑंग विन हैंग, इनसे बात की और उन्होंने कहा कि देखो हमारे डिफरेंसेस हैं, मानते हैं भी हमारे डिफरेंसेस हैं, बिकॉज वी बिलीव इन डेमोक्रेसी एंड यू बिलीव इन डिक्टेटरशिप, बट हम नेबरिंग कंट्रीज भी हैं। तो अभी हम ये जो सारे हमारे बीच में डिफरेंसेज हैं इनको भुलाकर हम आपकी मदद के लिए सामने आ रहे हैं और आप भी हमारी जो है ये जो असिस्टेंस है इसको ओपन हैंडेडली क्या करो, एक्सेप्ट करो। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो म्यांमार है इंडिया के साथ मिलकर म्यांमार के जो अर्थक्वेक इफेक्टेड एरियाज हैं उनमें मिलकर काम करेगा। तो ऐसा दोनों तरफ की सरकारों के बीच बातचीत हुई है एंड ऑपरेशन ब्रह्मा को फुल फ्लैज स्पीड पे चलाया जा रहा है। आज जो न्यूज आई है उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन ब्रह्मा के अंडर ही हमारी इंडियन आर्मी ने बहुत सारे फील्ड हॉस्पिटल्स सेटअप भी कर दिए हैं और वहां पर लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है, उनका ट्रीटमेंट करना भी शुरू कर दिया है। ठीक है, देखते हैं। अभी यूएस की तरफ से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि यूएस किस तरह की ह्यूमैनिटेरियन एड भेजता है या फिर नहीं भी भेजता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। चलिए, बाकी अर्थक्वेक कैसे क्या होता है, कैसे आता है, कौन कौन सी वेव्स होती हैं, कैसे कैसे इसको मेजर किया जा सकता है, हम लोगों ने लास्ट द हिंदू एनालिसिस में इसको डिस्कस कर लिया था। चलते चलते जान लेते हैं म्यांमार के बारे में। म्यांमार अगर आप देखो इसकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में एक कंट्री है जिसका जो नॉर्दर्न वेस्टर्न बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। ये रहा आपका इंडिया, ठीक है। थोड़ा सा बॉर्डर ये वाला बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ भी शेयर करते हैं और इनके ईस्टर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर पे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा हिस्सा इनका ईस्टर्न बॉर्डर का लाओस के साथ भी टच करता है एंड सदर्न ईस्टर्न जो बॉर्डर है वो ये थाईलैंड के साथ शेयर करते हैं। इनकी जो कैपिटल है नेफिडॉ है और मैंडले यहीं पर आया अर्थक्वेक, यहीं पे एपिसेंटर था। और ये मैंडले हमारे इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर अंग्रेजों ने एक जेल बनाई थी, ब्रिटिशर्स ने एक जेल बनाई थी जिसमें इंडिया के जो बहुत ही जो डेंजरस रिवॉल्यूशनरीज होते थे, डेंजरस फ्रीडम फाइटर्स होते थे, जो लगता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए इंडिया में चैलेंजेस खड़े कर सकते हैं, उन्हें मैंडले जेल भेजा जाता था। बाल गंगाधर तिलक है ना, बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए इसी जेल में रखा गया ताकि जो महाराष्ट्र और जो यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पे वहाँ पे टर्मोइल कम हो पाए। वहाँ पे बाल गंगाधर तिलक क्या कर रहे थे, जो रिवॉल्यूशनरीज हैं उनको हेल्प कर रहे थे, उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। दैट इज़ वाई इन्हें मैंडले जेल में रखा गया। यही मैंडले जेल थी, ठीक है। म्यांमार इसका नाम अभी पड़ा है 1936 तक ये बर्मा हुआ करता था इसका नाम, एंड इंडिया का ही एक पार्ट हुआ करता था। नॉट हिस्टोरिकली, ब्रिटिशर्स ने इसको मिला के एक कर दिया था इंडिया और बर्मा को। लेटर ऑन 1936 में म्यांमार को इंडिया से यानी कि बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया गया और म्यांमार को एक सेपरेट आइडेंटिटी मिली, ठीक है। अब म्यांमार को बर्मा से अलग करने के पीछे एक सिंपल सा रीजन था ब्रिटिशर्स का, क्योंकि ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि अब इंडिया छोड़ने का टाइम आ गया है, ठीक है। हमें कभी भी इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ सकती है क्योंकि वर्ल्ड वॉर आ रही थी एंड इंडिया में जो फ्रीडम मूवमेंट है वो बहुत तेज होता जा रहा था। दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि चलो बाइफर्केट कर देते हैं, बर्मा को इंडिया से अलग कर देते हैं। अगर हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस देनी पड़ी तो कम से कम हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया में एक कॉलोनी तो रहेगी, विच इज बर्मा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 2 सबसे इंटरेस्टिंग खबरें। दिस न्यूज 30 मार्च की न्यूज है। 17 माओइस्ट गन डाउन इन छत्तीसगढ़ एनकाउंटर। अब आजकल हर रोज इस तरह की जो न्यूजेज हैं वो छत्तीसगढ़ से आ रही हैं। छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट जो करंट गवर्नमेंट है, इसके अलावा जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अडॉप्ट कर ली है अगेंस्ट नक्सलिस्ट
माओइस्ट। उन्होंने कहा कि देखो बहुत हुआ, आप वायलेंस तो कर ही रहे हो, इनोसेंट लोगों को मार तो रहे ही हो, साथ में क्या कर रहे हो, बहुत सारे लोगों का फ्यूचर खराब कर रहे हो, उन्हें इंडिया के अगेंस्ट, इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोवोक करके और अपने साथ शामिल करके। इसके अलावा आप जिन एरियाज में रहते हो उन एरियाज में आप डेवलपमेंटल वर्क भी नहीं होने देना चाहते हो, है ना, सो दैट जो वहाँ के लोग हैं इंडियन गवर्नमेंट से हेट करें और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है ये चलता रहे। तो अब बहुत हो गया, हमने आपको काफ़ी मनाने की कोशिश कर ली, अब हम आपके खिलाफ अपनाएंगे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सरेंडर कर दो या फिर अब इनकाउंटर्स होंगे। तो ऐसा ही एक इनकाउंटर छत्तीसगढ़ के सुकमा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है कल, जिसमें 17 माओइस्ट को मार दिया गया है। और ये 17 माओइस्ट ऐसे थे जिनके ऊपर बाउंटी थी, बाउंटी मतलब इनाम रखा गया था इनके ऊपर, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं, जनवरी से स्टार्ट हुआ है और अभी तक लगभग 200 नक्सलीज को गन डाउन किया जा चुका है, मारा जा चुका है ना। उन्होंने बोला कि अगर मरने से बचना है तो आप सरेंडर करो। एंड इस एनकाउंटर का इंपैक्ट देखिए आप, नेक्स्ट डे ऑन 31 मार्च, ये 31 मार्च के द हिंदू में है, 50 माओइस्ट सरेंडर इन बीजापुर, सीएम प्रेजेज छत्तीसगढ़ पॉलिसी। 17 माओइस्ट मारे 13 मार्च को इनकाउंटर में, एंड अगले ही दिन 15 माओइस्ट ने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया, ठीक है। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सरेंडर करने वाले माओइस्ट को बहुत सारे ऑफर्स देती है कि हम आपको लैंड देंगे, हम आपको ज़मीन भी देंगे, हम आपको जॉब्स दिलाने की कोशिश करेंगे, बट आप ये जो वायलेंस का रास्ता है वो छोड़ दीजिए, ठीक है। तो इजीली जब गवर्नमेंट समझा रही थी तब तो नहीं माने, बट अब जब इन नक्सलीज को, इन माओइस्ट को ये लग गया है कि अब गन डाउन कर दिया जाएगा, अब इनकाउंटर में मार दिया जाएगा, सो अब ये प्रोसेस इनका स्टार्ट हो गया है कि अब ये लोग सरेंडर करने लगे हैं, ठीक है। अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में ये लोग सरेंडर करें, सो मतलब एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं ये लोग भी हमारे कंट्री के एसेट ही हैं। वो बात अलग है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने क्या कर दिया, इनको इतना प्रोवेक कर दिया, इतना हेट भर दिया है अगेंस्ट इंडियन गवर्नमेंट कि इन्होंने हथियार उठा लिए, इन्होंने वेपन्स टेकअप कर लिए हैं। सो जो टारगेट रखा है कि भाई अगले साल मार्च 2026 को तक नक्सलिज्म को इंडिया से खत्म कर दिया जाएगा, तो वो टारगेट अब कहीं ना कहीं पूरा होता नजर आ रहा है। और बिल्कुल नक्सलिज्म को अब इंडिया से खत्म होना ही चाहिए, बिकॉज इस जिन टारगेट्स को लेके ये खड़ा हुआ था, है ना, स्टार्ट हुआ था, वो जो टारगेट्स हैं इसके कब के पूरे हो चुके हैं, ठीक है। जिन प्रॉब्लम्स को लेकर खड़ा हुआ था वो प्रॉब्लम कब की सॉल्व हो चुकी है, अब ये हमारे इंडिया में इररेलेवेंट हो चुका है। 1967 में शुरू हुआ था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल का एक गांव है नक्सलबाड़ी, वहां पर शुरू हुआ था, दैट इज भाई इनको क्या बोलते हैं, नक्सलाइट बोलते हैं। ये किसको फॉलो करते हैं, ये माओ जेडोंग को फॉलो करते हैं, माओ जेडोंग, जो चाइना के सुप्रीम लीडर हुआ करते थे उस टाइम पे। क्या कहते थे माओ जेडोंग, ये जो गवर्नमेंट है इसको हटा के फेंक देना है, वन पार्टी गवर्नमेंट लेके आनी है ना, जिसे जनता की गवर्नमेंट बोला जाएगा, एंड जो जनता की गवर्नमेंट होगी वही जस्टिस करेगी। तो पहले इन्होंने स्टार्ट किया नक्सलबाड़ी में जमींदारों के अगेंस्ट। अब जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया तो टेक्निकली इन्हें खत्म हो जाना चाहिए, बट जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के बाद अब इन्होंने चाइना के इशारों पर काम करना शुरू कर दिया, एंड चाइना इन्हें फंड करने लगा, फिर ये एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इंडल्ज हो गए, ठीक है। इनको लेफ्ट विंग LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो देखते हैं मार्च 2026 तक जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, वो अपना जो टारगेट, नक्सल मुक्त भारत का जो टारगेट है वो पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। चलिए नेक्स्ट, ये नक्सलिज्म के बारे में है। नेक्स्ट, वेंस स्लैम्स डेनमार्क प्रॉमिसेस सिक्योरिटी प्रॉस्पेरिटी टू ग्रीनलैंड। जेडी वेंस यूएस के वाइस प्रेसिडेंट, और जब से ये पावर में आए हैं विद हिज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ग्रीनलैंड को टारगेट बना के रखा है। और इनका कहना है कि जो ग्रीनलैंड है टेक्निकली नॉर्थ अमेरिका में है, और इसको ऑक्यूपाई कौन कर रहा है, डेनमार्क करके रखा है, तो टेक्निकली ये गलत है। तो अगर इसे ऑक्यूपाई करना ही है तो हम करेंगे ऑक्यूपाई। तो ये इनवाइट कर रहे हैं ग्रीनलैंड के लोगों को कि आइए यूएसए के साथ मर्ज हो जाइए। तो इसी को लेके बहुत ज़्यादा खींचतान चल रही है डेनमार्क और यूएसए के बीच में। यूएसए वहाँ पर
इलेक्शन में ऐसा डेनमार्क का आरोप है कि ये लोग इलेक्शन में कुछ ना कुछ वहां पर रिगिंग कराएंगे, जिससे वहां प्रो यूएसए सेंटिमेंट उभर के आए और फाइनली क्या हो, डेनमार्क को छोड़ के ग्रीनलैंड किसके साथ मर्ज हो जाए, यूएसए के साथ मर्ज हो जाए। इसी चीज को लेके बेंस ने, जेडी बेंस, जो अभी ग्रीनलैंड की विजिट पर गए हैं, ग्रीनलैंड में यूएसए का एक मिलिट्री बेस है, उसी मिलिट्री बेस पे जेडी बेंस गए हुए हैं। तो जब ये एलिगेशंस डेनमार्क की तरफ से लगाए गए जेडी बेंस पर, डोनाल्ड ट्रंप पर और यूएसए पर, तो इस पर जेडी बेंस ने डेनमार्क को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि देखो, ना तो आप इतने सालों में इनको सिक्योरिटी प्रॉमिस कर पाए, ना इनको प्रॉस्पेरिटी दे पाए, और आप हम पर एलिगेशन लगा रहे हो जो इनकी सिक्योरिटी का प्रॉमिस कर रहे हैं, इनकी प्रॉस्पेरिटी का प्रॉमिस कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड एक बार हमारा पार्ट बन जाए, ग्रीनलैंड में हम इतनी प्रॉस्पेरिटी लेके आएंगे कि ग्रीनलैंड के लोगों ने देखी नहीं होगी। और ये ग्रीनलैंड की जो प्रॉस्पेरिटी है, इसको ग्रीनलैंड के लोग डिजर्व करते हैं। यूरोप के डेनमार्क के साथ इतने साल रहने के बाद भी, है ना, ग्रीनलैंड को क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। सो दैट अब ग्रीनलैंड के लोगों को चाहिए कि वो यूएसए के साथ मिले, यूएसए का पार्ट बने। यूएसए बताएगा कि सिक्योरिटी क्या होती है, प्रॉस्पेरिटी क्या होती है। आजकल कोई भी, चाहे चाइना हो या रशिया हो, ग्रीनलैंड को थ्रेट देता रहता है कि हम इस एरिया पे कब्जा कर लेंगे, इतने एरिया पे कब्जा कर लेंगे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, जेडी वेंस का कहना है कि आप हमारे साथ मर्ज हो जाइए, आपको कोई थ्रेट नहीं कर पाएगा, हम आपकी सिक्योरिटी की पूरी गारंटी देते हैं, और आपके यहाँ पर जो बैकवर्डनेस है ना, उस बैकवर्डनेस को हम प्रॉस्पेरिटी में बदल देंगे। बिल्कुल 360 बदल के रख दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने इक्वेशन विद यूरोप, अदर कंट्रीज। जनरली यूएस जो है यूरोप के इन कंट्रीज के साथ में बहुत ही कॉर्डियल रिलेशन एंजॉय करता था, बट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इन्होंने बिल्कुल लिटरली अमेरिका फर्स्ट, अमेरिका के इंटरेस्ट फर्स्ट, इस पॉलिसी को बहुत ज़्यादा आगे रखा है। दैट इज वाई कह रहे हैं कि मेरा कोई दोस्त दुश्मन नहीं है, जो मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल करता है वो मेरा फ्रेंड है, और जो मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल नहीं करता है वो मेरा कोई नहीं है ना, फ्रेंड नहीं है। तो दैट इज वाई ये हर कंट्री को टारगेट कर रहे हैं, चाहे फिर यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगाने की बात हो, या ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ, है ना, स्ट्रेस रिलेशन हो, जर्मनी के साथ स्ट्रेस रिलेशन हो, कुछ भी हो, है ना, बट अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने पे आमादा है डोनाल्ड ट्रंप। अब ग्रीनलैंड क्यों चाहिए? वाई डोनाल्ड ट्रंप डेस्परेटली वांट ग्रीनलैंड? ये देखो ग्रीनलैंड की लोकेशन है, ये ग्रीनलैंड है, बिल्कुल कनाडा के पास में, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है बिल्कुल। एंड यूएसए नीचे पड़ता है थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा यूएसए का हिस्सा है ये जब देखो अलास्का आपको दिखेगा, है ना, बट यहाँ पर रशिया भी शुरू हो जाता है। तो अलास्का में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी यूएसए नहीं दिखाता, बिकॉज कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट जोन ना बन जाए। बट ग्रीनलैंड की लोकेशन ऐसी है जो बिल्कुल आर्कटिक ओशन में सीधा एक्सेस दे देगी यूएसए को, और ज़्यादा एरिया में, आर्कटिक ओशन के ज़्यादा एरिया में एक्सेस दे देगी। और आर्कटिक ओशन में क्यों जाना चाहते हैं लोग? आर्कटिक ओशन के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पर बहुत सारी सेल गैस, बहुत सारी गैसियस, बहुत सारे मेटल्स वगैरह छुपे हुए हैं। तो अब यहाँ पे क्या शुरू होगा? एक्सकेवेशन शुरू होगा, माइनिंग शुरू होगी, सो दैट जो हर कंट्री है, चाहे रशिया हो या चाइना हो, वो इंश्योर करना चाहता है कि इस एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो एरिया है वो उसके कब्जे में रहे। और यूएसए ग्रीनलैंड को एक गेटवे के रूप में देखता है। कहाँ के गेटवे के रूप में देखता है? आर्कटिक ओशन के गेटवे के रूप में देखता है। दैट इज वाई ग्रीनलैंड डेस्परेटली, यूएसए डेस्परेटली वांट ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो न्यू के बिल्कुल साउथ में है, साउथ ग्रीनलैंड में देखने को मिलेगी। एंड पॉपुलेशन मेयरली 50-60,000 के बीच में है। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है? ग्रीनलैंडिश बोली जाती है। और करेंसी कौन सी इस्तेमाल की जाती है? डेनिश क्रोन, क्योंकि बट ओबेसी बात है, इसकी टेरिटरी पर किसका राइट है, किसका कब्जा है, ऑक्यूपेशन है डेनमार्क का, तो डेनिश क्रोन इस्तेमाल होता है। और कॉन्टिनेंट कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका है। अगर नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, यहाँ आपको ये आइसलैंड देखने को मिलेगा, आइसलैंड देखने को मिलेगा, और बगल में इसके आपको कनाडा देखने को मिल जाएगा। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क कहाँ है, कैसा है, क्या इंपैक्ट रखता है, जानते हैं डेनमार्क के बारे में। दिस इज डेनमार्क। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, दिस वन इज डेनमार्क, ठीक है, ये ऊपर का पार्ट, ठीक है। नियर बाई कंट्रीज की अगर बात करें, नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी के साथ इसका बॉर्डर लगता है ना, और एक ब्रिज के थ्रू ये स्वीडन से भी कनेक्टेड है। बात करें इसकी कैपिटल की तो इसकी कैपिटल क्या है? कोपेन
हेगन है। और लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है यहाँ पे? डेनिश बोली जाती है। कैसा है, कैसा पॉलिटिकल सिस्टम है यहाँ पर? मोनार्कियल डेमोक्रेसी आपको देखने को मिलेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलेगी। दैट इज भाई किंग भी देखने को मिलेगा और प्राइम मिनिस्टर भी देखने को मिलेगा। किंग कौन है? फ्रेडरिक द 10th, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर है ना, एक लेडीज हैं जो अभी हमारे इंडिया के बजट पे भी आई थी। पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी पॉपुलेशन भी मेयरली कितनी है? 59 लाख, 50-60 लाख के बीच में है, ठीक है। डेनमार्क इज ए स्कैंडिनेवियन कंट्री कंप्राइजिंग द जेटलैंड पेनिनसुला एंड न्यूमरस आइसलैंड। इट्स लिंक टू नियर बाई स्वीडन बाय ओरसन ब्रिज, ठीक है। और डेनमार्क के साथ तो डायरेक्ट लैंड बॉर्डर ही शेयर करते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेपाल। नेपाल से बहुत ज़्यादा न्यूज आ रही है आजकल, क्योंकि नेपाल में एक बार फिर से एक डिबेट शुरू हो गई है, एक बहस शुरू हो गई है और एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है। और इस कॉन्फ्लिक्ट का नाम है मोनार्की वर्सेस डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो अब पहले शुरू में ये डिबेट चली थी जब मोनार्की को वहाँ पे हटाया गया था कि मोनार्की चाहिए, कुछ लोग कह रहे थे डेमोक्रेसी चाहिए। उसके बाद ये डिबेट खत्म हो गई थी। अभी कुछ दिन पहले क्या होता है कि जो नेपाल के एक्स किंग हैं वो पोखरा नाम के एक टूरिस्ट प्लेस से घूम के लौट के काठमांडू आते हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोग मिलते हैं जो प्रो मोनार्की, जो किंग को पसंद करने वाले लोग हैं। एंड वहाँ पर एक स्पीच देते हैं वहाँ के किंग कि भाई ये अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। और नेपाल में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है, जो पॉवर्टी नेपाल में चल रही है, जो जिस तरह का नेपाल ह्यूमिलेशन ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या कर रहा है, फील कर रहा है, अब उससे निजात पाने का टाइम आ गया है। सिर्फ इतना कहा वहाँ के एक्स किंग ने। और जो मोनार्की को सपोर्ट करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि अब हमें चाहिए दोबारा से मोनार्की। तो दैट इज भाई वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं प्रो मोनार्की, और इस प्रोटेस्ट में 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक वीडियो पर्सन है और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि पुलिस से हैंडल नहीं हो रहा। दैट इज भाई वहाँ पे किसको लगाया गया है? आर्मी को लगाया गया है। आर्मी को लगाया गया कि भाई आप आइए और इस सिचुएशन को कंट्रोल कीजिए। तो ये जो सिचुएशन अभी नेपाल में बनी हुई है, इसको कंपेयर किया जा रहा है 2005 की एक इंसिडेंट से। सेम 2005 में क्या हुआ था कि जो किंग हैं ज्ञानेंद्र, जिनको हटा दिया गया, इन्होंने जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, उसको बिल्कुल हटा दिया। जितने भी पॉलिटिशियन थे सबको जेल कर दिया एंड एब्सोल्यूट पावर अटेन कर ली नेपाल की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें। एंड लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, देन इन्होंने आर्मी को भेज दिया। तो सेम कंपेयर किया जा रहा है कि एक टाइम था जब किंग ने आर्मी का इस्तेमाल किया था टू कर्स द प्रोटेस्ट। आज वही लोग जो पावर में आ गए हैं, है ना, जो किंग का अपोज कर रहे थे, और आज किंग के अगेंस्ट आर्मी का इस्तेमाल किया जा रहा है टू कर्स द प्रोटेस्ट। तो मतलब बोला जाता है कि कर्मा इज ए बिच, कर्मा इज ए बिच। सो इसी वजह से लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली जो पॉलिटिकल सिस्टम आज है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फैब्रिक वहाँ पे आज है, उन्होंने बहुत सार्कास्टिक वे में काउंटर किया है मोनार्की के उसको। उन्होंने कहा कि देखो, मोनार्की, रियल मोनार्की 2001 तक थी, जब किंग वीरेंद्र नेपाल पर रूल करते थे और नेपाल के लेजिटिमेट किंग थे। जो ज्ञानेंद्र हैं, जो ये प्रोटेस्ट करा रहे हैं, भड़का रहे हैं लोगों को, ये लेजिटिमेट किंग है ही नहीं, ये एक्सीडेंटल किंग है। क्योंकि ये किंग कभी बनते ही नहीं अगर किंग वीरेंद्र के पूरे फैमिली को असैसिनेट नहीं कर दिया जाता। 2001 में एक इंसिडेंट हुआ था, जो नेपाल के किंग थे वीरेंद्र, उनको और उनकी पूरी फैमिली को क्या कर दिया गया था? असैसिनेट कर दिया गया था। दैट इज वाई जो ज्ञानेंद्र हैं, जो उनके भाई हुआ करते थे किंग वीरेंद्र के, उनको राजा बनने का मौका मिला। ठीक है, तो इनको बोला कि भाई एक्सीडेंटल किंग थे, ये रियल किंग नहीं थे। अब मान लो अगर किंग वीरेंद्र की फैमिली ठीक ठाक होती एंड वो रूल कर रहे होते, तो ट्रांसफर ऑफ पावर किसको होता? किंग वीरेंद्र के बेटे को होता, ना कि ज्ञानेंद्र को, ना कि ज्ञानेंद्र को। दैट इज वाई हम इनको रियल किंग मानते ही नहीं है।
तो इनके लिए हमारे मन में कोई रिगार्ड है भी नहीं। तो देखते हैं कहाँ तक जाता है, क्योंकि अब सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है ये कंट्री। ये प्रोटेस्ट देखते हुए जो प्रो डेमोक्रेसी पीपल हैं उन्होंने बोला है कि भाई हम भी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे, हम डेमोक्रेसी के लिए करने वाले हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो देखते हैं कहाँ तक जाती हैं चीज़ें। चलिए नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम आरएसएस। आरएसएस स्टैंड्स फॉर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस इज इंडियाज बनियान ट्री ऑफ इमोर्टल कल्चर एंड मॉडर्नाइजेशन, सेज मोदी। तो अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर को विजिट किया, जो कहां पे है, नागपुर में है। ये विजिट अपने आप में खास थी, क्योंकि एक टाइम पर अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आरएसएस का पार्ट हुआ करते थे, आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। बट प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कभी भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर नहीं गए, आरएसएस के किसी बड़े लीडर से बहुत ज़्यादा बार नहीं मिले। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद, यानी कि 11 ईयर्स के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की आरएसएस के हेडक्वार्टर में ये पहली विजिट थी। ठीक है, तो इस मायने में खास है। और ये विजिट क्यों थी, क्यों 11 साल बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को आरएसएस के हेडक्वार्टर जाना पड़ा? तो ये अकेजन है 2025 और आरएसएस बना था 1925 में। इसका मतलब क्या है, आरएसएस इस साल अपनी एस्टेब्लिशमेंट के 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा है। तो उसी को सेलिब्रेट करने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे, नागपुर गए थे। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से पहले कौन आरएसएस के कौन प्राइम मिनिस्टर आरएसएस के हेडक्वार्टर गया है? तो इससे पहले जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी ये गए थे आरएसएस के हेडक्वार्टर में। अब एक्चुअली क्या है, देखो पॉलिटिक्स में अब आरएसएस को लेके एक परसेप्शन है। कुछ आरएसएस को एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, जो हिंदू वैल्यूज को प्रमोट करता है, हिंदू रिलीजन को प्रमोट करता है। कुछ लोग जो बीजेपी से खुद को अलग रखते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये बीजेपी की सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये बीजेपी के लिए कैंपेनिंग का काम करती है। दैट इज भाई जो बीजेपी और आरएसएस है वो अपने रिलेशंस का पब्लिक डिस्प्ले नहीं करते, पीडीए नहीं करते। इसीलिए आप देखोगे कि बहुत हमारे प्राइम मिनिस्टर कभी आरएसएस के चीफ से बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, अकेजनली ही ये मुलाकात होती है। दैट इज वाई, है ना। अब नरेंद्र मोदी क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, तो ऐसे अगर वॉलंटरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अगर उसमें जाते रहेंगे तो और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट करना चाहेंगे। दैट इज वाई एज ए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये ध्यान रखना पड़ता है ना, कि आरएसएस के साथ कितना अटैचमेंट दिखाना है, रखना है कितना भी रखो, बट दिखाना कितना है ये डिसाइड करते हैं नरेंद्र मोदी, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहते हैं। ठीक है, आरएसएस की बात करें तो आरएसएस की तारीफ करते हुए इन्होंने बहुत एक लंबा चौड़ा स्पीच दिया कल, और इन्होंने बोला कि आरएसएस एक बनियान ट्री की तरह है और कार सेवक क्या है, इसकी शाखाएं। डॉक्टर एंड गुरुजी गेव सिमिलर एनर्जी टू द कंट्री, द सीड ऑफ आइडियोलॉजी विच सॉम was some 100 years ago has today grown into big tree. The principle and values have given a high altitude to this tree and lakhs of car sevak are its branches. RSS is India's banyan tree of immortal culture modernization, he said while addressing the audience. और इन्होंने बोला कि देखो हम म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा चला रहे हैं। ये जो विलिंगनेस है लोगों की हेल्प करने की, ये हमने कहाँ से सीखी है, आरएसएस सीखी है। ठीक है, तो ये आरएसएस की हिस्ट्री। आरएसएस कब बना था, 1925 में बना था। किसने बनाया था, केबी हेडगेवार, केशव बलीराम हेडगेवार, जिसकी मूर्ति के सामने ये सर झुका रहे हैं नरेंद्र मोदी। ठीक है, इन्होंने बनाया था। एंड बाद में ये बहुत सारी कंट्रोवर्सीज में फंसी, इन पर एलिगेशन लगाया गया महात्मा गांधी का असैसिनेशन करवाने का। लेटर ऑन कुछ समय के लिए इन्हें बैन भी कर दिया गया इस ऑर्गेनाइजेशन को, बाद में जो बैन था वो हटा दिया गया। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन को उस समय का जो रिजीम था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिजीम, उसने तब रिकॉग्नाइज किया जब 1962 के वॉर में इंडियन आर्मी की हेल्प की इस ऑर्गेनाइजेशन ने। कैसे हेल्प की,
बहुत सारे जो ह्यूमैनिटेरियन एड थी पहुंचाना, रसद पहुंचाना, वेपन्स पहुंचाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ पहुंचाना वहाँ तक। तो इस तरह से इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा हेल्प की थी इन्होंने 1962 में। दैट इज़ वाई उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इनको इनवाइट किया था रिपब्लिक डे की परेड में पार्टिसिपेट करने के लिए। बट इन्होंने क्या कर दिया कि भाई हम एक नॉन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, हम कहीं पॉलिटिकल इंक्लिनेशन नहीं दिखाना चाहते, दैट इज़ वाई वी आर सॉरी, हम नहीं आ सकते। ठीक है, चलिए, है ना। आज भी कभी कहीं हमारे इंडिया में अगर कोई एक फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो आरएसएस के कार सेवक आपको दिखाई देंगे बहुत ज़्यादा मात्रा में काम करते हुए, लोगों को खाद्य सप्लाई, रसद सप्लाई मतलब वगैरह पहुंचाते हुए, मतलब आपको दिखाई देंगे वो लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मेक ए न्यूक्लियर डील और देयर विल बी ए बॉम्बिंग, ट्रंप थ्रेटन ईरान। ईरान को लेके ट्रंप की जो पॉलिसी है ना, उस पॉलिसी को क्या नाम दिया इन्होंने? मैक्सिमम प्रेशर। मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अडॉप्ट की हुई है ईरान को लेके। क्या कहती है मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी? कि ईरान पर इतना प्रेशर डालो, इतना प्रेशर डालो कि अमेरिका के आगे बिना वॉर की सरेंडर कर दे। तो जब पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि ये कैसे अप्लाई करोगे इस मैक्सिमम प्रेशर को, तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि देखो, सबसे पहले ईरान को दुनिया की कंट्री से क्या कर देंगे, हम अलग कर देंगे, डिटैच कर देंगे। सीधे बोलेंगे उस कंट्री को कि अगर आप ईरान से रिलेशन रखोगे, यूएस से आपके रिलेशन ऑटोमेटिकली खराब हो जाएंगे। तो बट ओबेसी बात है, वो कंट्री किसको चुनेगा? यूएसए को चुनेगा, क्योंकि यूएसए क्या है, एक सुपर पावर है। एंड उन्होंने कहा कि मिलिट्री माइट दिखाएंगे अपनी इनको। तो इसी मिलिट्री माइट को दिखाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक क्लियर वार्निंग दी है। उन्होंने कहा कि देखो, आप या तो हमारे साथ जल्दी से न्यूक्लियर डील शामिल करो और प्रॉमिस करो कि आप न्यूक्लियर वेपन कभी नहीं बनाओगे। अब आपका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा किसके लिए होगा? एनर्जी पर्पज के लिए होगा। अदरवाइज अगर आप ऐसी डील साइन नहीं करते हो तो हम पूरे के पूरे ईरान को क्या कर देंगे? बॉम्ब करेंगे, बॉम्बिंग करेंगे, और हम आपको सेम भाई सीरिया और इराक वाली सिचुएशन में पहुंचा देंगे। तो एक सीधी सीधी इन्होंने एक कॉशन, एक वार्निंग इशू करी है। ये भी प्रेशर डाल रही है ना, डरा देना, इतना प्रेशर डाल दो, है ना, कि ईरान आए एंड आपके सामने सरेंडर कर दे। बट ईरान ने इसको बड़ा कोल्डली ट्रीट किया है। उन्होंने कहा है कि देखो, आप हमसे न्यूक्लियर डील करने की बात कर रहे हो, हम आपसे सीधे बात भी नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉक भी नहीं करेंगे। ईरान रिजेक्टेड डायरेक्ट टॉक विद यूएस। उन्होंने कहा हम आपसे कोई डायरेक्ट टॉक करने ही नहीं जा रहे हैं, हाँ इनडायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं। ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला जाता है कि भाई कि 4 साल की बात है, 4 साल बाद कोई और प्रेसिडेंट आ जाएगा एंड सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा देखो, आप ये मत सोचो कि मुझे 4 साल झेलना है, ठीक है, क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि कोई भी पर्सन मैक्सिमम 2 बार यूएसए का प्रेसिडेंट रह सकता है, उससे ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं रह सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि देखो, हाँ ये बात सच है कि मेरा ये दूसरा टेन्योर है, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ना तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने की जो अनुमति है वो नहीं देता। बट यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको अमेंड भी तो किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इस चीज में मत रहना कि मैं वापस नहीं आऊंगा, देयर माइट बी ए 3rd टर्म ऑल्सो, 4th टर्म ऑल्सो। तो आप इस चीज को लेके बहुत ज्यादा रिलैक्स फील मत करो कि 4 साल टॉलरेट कर लेते हैं, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की जगह कोई और आएगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो 3rd टर्म है वो भी आ सकता है। तो आप इस चीज को याद रखो, और जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं थ्रेटन कर रहा हूं आपको, उन चीजों को क्या करना शुरू कर दो, आप सीरियस लेना शुरू कर दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तुर्की अपोजिशन प्रोटेस्ट एज स्वीडिश रिपोर्टर जेल्ड फॉर इंसल्टिंग प्रेसिडेंट। मतलब एक समय यूरोप का, और या फिर यूरोप और एशिया, कंबाइन एशिया का ना, ये टर्की जो है यूरोप और एशिया के बीच में एक ब्रिज है ना। ज़्यादातर इनका 80% पार्ट एशिया में आता है, बट ये खुद को यूरोपियन कहते हैं। अब एक समय दुनिया के वन ऑफ द ग्लोरियस कंट्री में से एक होता था, बट आज क्लाउन बन के रह गए, जोकर बन के रह गए ये, और जस्ट बिकॉज ऑफ ए पॉलिटिशियन, ए प्रेसिडेंट। बिल्कुल तभी बोला जाता है कि अब हमें अपना लीडर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए, अदरवाइज हमें जोक बनने में देर नहीं लगेगी। यूक्रेन ने एक कॉमेडियन को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट किया, एंड देखो सीधा रिजल्ट, पूरा कंट्री लगभग
बर्बाद हो चुका है। लिटरली उन्हें खुद को सेव करने के लिए अपनी माइंस को यूएसए को ऑफर करना पड़ रहा है कि आप हमारी माइंस ले लो, माइनिंग करो, बट हमें सेव कर लो। यानी लिटरली कॉलोनाइजेशन को, खुद को कॉलोनाइज करने का ऑफर दे रहे हैं वो लोग, लेकिन यूएसए फिर भी क्या कर रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है ना। तो हमें अपना लीडर बहुत सोच समझ के चुनना चाहिए। सेम टर्की में, है ना, टर्की में अभी जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है रेसेप तैयप एर्दोगान, प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्दोगान। ये काफ़ी सालों से, और इन्होंने क्या करा है, टर्की को दोबारा से एक डिक्टेटरशिप स्टेट में बदलना शुरू कर दिया है, जो 1919 से पहले हुआ करता था। 1919 से पहले जो टर्की हुआ करता था, टर्की एक सेक्युलर कंट्री था, जिसको किस में बदल रहे हैं, ये इस्लामिक कंट्री में बदल रहे हैं। कुल मिला के टर्की को बैकवर्ड ले जाने का काम कर रहे हैं ये, है ना। और अभी इन्होंने क्या कर दिया, एक डिजास्टर कर दिया। एक स्वीडन का एक रिपोर्टर है जो रिपोर्टिंग करने आया था, क्योंकि टर्की में प्रोटेस्ट